Yes, sir. See, the first question क्या लिखा है यहाँ पर, if रूट थ्री प्लस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ये करके लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स बी बाई ए प्लस tan इनवर्स डी बाई सी, यही है ना। तो इसमें खास कुछ करना है नहीं, आप देखो यहाँ पर ये क्या है, tan इनवर्स बी बाई होता है क्या, आर्गुमेंट तो होता है, tan इनवर्स आर्गुमेंट होता है। इसका मतलब मान लो मैंने ये लिखा कि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी लिख दिया, और यहाँ पर हो गया आपका रूट थ्री प्लस आई। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू क्या हो गया, ये आर्गुमेंट ऑफ रूट थ्री प्लस वन चला आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आई बी प्लस ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ सी प्लस आई डी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ रूट थ्री प्लस वन। अब आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आई बी क्या होगा, ये तो tan इनवर्स बी बाई ए होगा, आर्गुमेंट ऑफ सी प्लस आई डी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स डी बाई सी होगा, और ये आर्गुमेंट ऑफ ये आयोटा है, राइट, ये रूट थ्री प्लस आई, सो रूट थ्री प्लस आई, ये होगा tan इनवर्स, यहाँ पर y की वैल्यू क्या वन है, वन बाई रूट थ्री। ओके, नाउ सो tan इनवर्स b बाई a प्लस tan इनवर्स d बाई c। अब ये बताओ कि tan इनवर्स वन बाई रूट थ्री की वैल्यू कितनी होगी, कैन यू टेल मी? 5/6. पाई बाई सिक्स। एवरीबॉडी कंफर्म ना? ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आ Yes, sir. पाई बाई सिक्स, लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखो, ये तो आंसर हो गया पाई बाई सिक्स। क्या हमें पता है कि tan जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, राइट, और उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, राइट। tan क्या होता है फंक्शन, और पीरियड क्या होता है, पाई। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वो सेम एंगल देता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है tan की पॉजिटिव होती है। तो हमने पढ़ा, ये पढ़ा देखो, हमने पढ़ा है, मान लो ये tan थीटा इक्वल टू आपके पास tan पाई बाई सिक्स होता, तो आप क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई सिक्स। Yes, sir. यहाँ पर क्या करो कि tan इनवर्स वन बाई रूट थ्री है ना, तो मतलब एंगल क्या मिल रहा है आपको, पाई बाई सिक्स, लेकिन tan जो पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड को ऐड कर, मतलब उसको जनरलाइज कर दिया, दैट्स इट। हमें पाई बाई सिक्स मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको एंगल मिलेगा, मतलब हर एक पाई इंटरवल के बाद हमको वैल्यूज सेम मिलती रहेगी। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? tan के केस में हर एक पाई Yes, sir. क्या मिलती है, सेम मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर आप n पाई ऐड कर दो। आपने n पाई नहीं भी ऐड किया, आपने tan इनवर्स b बाई a प्लस tan इनवर्स d बाई a इक्वल टू पाई बाई सिक्स लिखा, तब भी सही है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक जनरल सॉल्यूशन करके लिख दिया, और n बिलोंग्स टू क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, डाउट है तो बताओ। No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन No, sir. टेक नेक्स्ट वन। Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या है, लेट z बी एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिखा है ना कि लेट z बी एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, then find argument of z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, ये निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, एक बात मैंने को बताया था कि जब आर्गुमेंट ऑफ z को हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेके चलते हैं, क्वेश्चन कई तरीके से आता है। यदि मान लो आर्गुमेंट ऑफ z पूछ रहा है ना, तो उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेके चलना है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दिया कि फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब चेंज होगा। मतलब यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, तभी हम आर्गुमेंट ऑफ z को प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं मानेंगे। वरना क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आर्गुमेंट ऑफ z को प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही मान के चलना है। जैसे मान लो बोल दिया ना कि आर्गुमेंट ऑफ z रिप्रेजेंट्स जनरल आर्गुमेंट,
रिप्रेजेंट्स जनरल आर्गुमेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड को जनरल आर्गुमेंट मान के चलेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम आर्गुमेंट ऑफ जेड को प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही मान के चलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके Yes, sir. पास Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा है ना, तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही मान के चलना है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट मान के चल रहे हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो ये एंगल थीटा, और जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, यह होता है, ये क्या होता है, थीटा। तो आप क्या देख रहे हो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ये तो थीटा हो गया, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, माइनस थीटा। दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, बताओ तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, जीरो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया, find the area bounded by the curves argument of z equal to pi by 3, argument of z equal to 2 pi by 3 and argument of, एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, and argument of z minus 2 root 3i equal to pi. Find the area bounded by the curve, argument of z equal to pi by 3, argument of z equal to pi by 3 and argument of z minus 2 root 3i equal to pi. ठीक है, 1 मिनट रुको, गेट बंद करता हूँ। Everybody, can you wait 1 minute please? I'm just closing the gate. Yes, sir. Construction work. Yes, sir. Okay, I am back. See, तो यहाँ पर वेट जस्ट 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने ना, हाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 3, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 3 एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 रूट 3i इक्वल टू पाई। अब देखो क्या ये तीन, एक तरफ देखा जाए तो तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और ये है, ये तीन डिफरेंट इक्वेशंस है, ठीक है। और इन तीनों डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करने से अलग अलग एक्स वाई का इक्वेशन बन जाएगा। जैसे z इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 3, ये एक अलग रिलेशन देगा एक्स वाई में। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 3, ये एक अलग रिलेशन देगा एक्स वाई में, और ये भी एक अलग रिलेशन देगा एक्स वाई। उन तीनों रिलेशन को तुम लोग प्लॉट करोगे तो एक एरिया बनेगा। तुम्हें उस एरिया का मतलब एक रीजन बनेगा, उस रीजन का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या करना है इसमें? Yes, sir. यस सर। यदि हम ये करने चले कि देखो इसको सॉल्व करने का जो सबसे लेडी तरीका है वो ये क्या है, मान लो तुमने क्या किया कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लिया। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लिया, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, उसको तुम क्या लिखोगे, tan इनवर्स y अपॉन x लिखोगे, ठीक है। तो अब तीनों जगह तुमको इक्वेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू पाई बाई 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर भी tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू पाई बाई 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
तो मैं इस मेथड को अवॉइड करता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने कल पढ़ाया तुम लोगों को एक चीज, याद करो उस चीज को। बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा लिखा है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? रे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, ओरिजिन, और ये एंगल क्या होता है? थीटा होता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रे को स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एक्सक्लूडिंग द ओरिजिन, ओरिजिन वाला पॉइंट एक्सक्लूड रहता है। ये ओरिजिन वाला पॉइंट एक्सक्लूड क्यों रहता है? क्योंकि मान लो तुमने ओरिजिन का पॉइंट इंक्लूड कर लिया तो जेड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो तो अनडिफाइन होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ जीरो क्या हो जाता है? अनडिफाइन होता है। तो इसीलिए बेटा होता यह है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन बट एक्सक्लूडिंग द ओरिजिन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ के टेक्निक सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका आंसर चला आएगा। देखो जैसे पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 3 है। ठीक है, पहले इसका इंडिविजुअल ग्राफ बनाते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एक रे को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एंगल कितना होगा? पाई बाई 3 होगा। राइट एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, इसमें जो पहला इक्वेशन है क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 3 है वो एक रे को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एंगल कितना बनेगा? पाई बाई 3 बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है? दूसरा जो इक्वेशन है ये है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई बाई 3, राइट? 2 पाई बाई 3। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई बाई 3 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब बताओ, ये भी तो रे रिप्रेजेंट करेगा ना, लेकिन ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 2 पाई बाई 3। तो ये जो है कुछ इस तरह से इधर निकल जाएगा, ये जो है कुछ इस तरह से इधर निकल जाएगा 120। और इसका जो एंगल बन जाएगा यहाँ पर 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना? ये 120 डिग्री, और 120 पाई बाई डिग्री। 3 मतलब कितना? ये 60 डिग्री, राइट? अब ये तीसरा इक्वेशन है, इसको देखो। तीसरा इक्वेशन क्या बता रहा है? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 रूट 3i, 2 रूट 3i इक्वल टू क्या लिखा है? पाई। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इसको ऐसे करो, देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये 2 प्लस 2 रूट 3 आई हुआ और ये हो गया पाई। हमने एक चीज देखा था कल कि हमने बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू थीटा है, तो ये भी एक रे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये रे कहाँ स्टार्ट होती है? ए से स्टार्ट होती है। ये ए से स्टार्ट होती है, लेकिन पॉइंट ए जो होता है एक्सक्लूड होता है, ठीक है? और थीटा एक एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये एंगल थीटा कहलाता है। कल के लाइव क्लास में मैंने इन चीजों को डिस्कस किया था, ठीक है? और किया था तो मैं यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, अब मैं तीनों को इस रे को प्लॉट करना चाहता हूँ, मतलब इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाहता हूँ कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बनाया? एक रे, एक वाई एक्स एक्सिस, ठीक है? जेड माइनस 2 प्लस 2 रूट 3i, जेड माइनस 2 प्लस 2 3i। पॉइंट क्या है? देश बाशु भरत, बाशु भरत माइक म्यूट कर अपना। से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए के प्लेस में क्या है? 2 प्लस 2 रूट 3i है। देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 रूट 3i है, तो यहाँ पर ए के प्लेस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 2, यहाँ पे कहीं पॉइंट हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 रूट 3i। तो 2 प्लस 2 रूट 3i को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 2 2 रूट 3 लिख दो, ठीक है? फिर यहाँ पे एक एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और इस एक्सिस से, मतलब ये पैरेलल लाइन से एंगल कितना बनना चाहिए? पाई का बनना चाहिए। तो कैन यू टेल मी ये रे कैसी जाएगी? यहां से स्टार्ट हो रही है और पाई एंगल फ्लैट, तो किस डायरेक्शन मूव करेगी? ये इधर मूव कर रही होगी, राइट? ये रे इधर मूव कर रही है। चलो अब क्या करो, आपने 3 लाइन ड्रॉ कर लिया है। एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया और एक रे ये ड्रॉ कर लिया। अब तीनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करके देखो कि आपका एरिया क्या बन रहा है। तीनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करके देखते हैं कि आपका एरिया क्या बन रहा है। ट्राई करते हैं। सो तीनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ किया जाए और पता लगाया जाए कि एरिया एक्चुअली में बन क्या रहा है। देखो, तो पहले रे को मैं ड्रॉ करता हूं,
पहला रे क्या है, π/3 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो पहले रे को ड्रॉ करोगे, आप चाहो तो एक ही बार अलग अलग, देखो इतना हमने अलग अलग ड्रॉ किया ना। अब यदि मेरे को अकेले सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, तीनों को एक ही बार में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता बस। तो आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया, ये π/3 बन गया, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ पर, π/3, यहाँ पर क्या है 2π/3, तो 2π/3 इधर जाएगा, ये होगा, ठीक है। और इसके बाद ये 2,2√3 से जुड़े जा रही है, उसको ड्रॉ करें, तो ये ऐसे चला आएगा, ये चला आएगा, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब जो सबसे बड़ी दुविधा आपके माइंड में आई होगी, यही होगी कि हमने कट कैसे करा दी, ये 2,2√3 है, तो क्या 2,2√3 इस रे से जाएगा, ये भी तो हो सकता था कि 2,2√3 यहां से निकल जाता। तो इसके लिए देख लेते हैं कि ये इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका 2,2√3, क्या वाकई इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं। देखो इसका इंक्लाइनेशन क्या है, 60 डिग्री है, इसका इंक्लाइनेशन क्या है, 60 डिग्री। ओके, अब देखो यदि मैं बोलूं कि 2,2√3 है, अब बताओ कि इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो, बताओ कि ये एंगल कितना बन रहा है, तो क्या बताओगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y अपॉन x, सो 2√3 अपॉन 2, 2 कैंसल, तो क्या आ गया, √3 चला आया। सो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री आया क्या, टेल मी एवरीवन। Yes, sir. इसका मतलब कि इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है, बिल्कुल इस लाइन पे कोइंसिडेंट होगी, बिल्कुल इस लाइन पे कोइंसिडेंट होगी। मतलब ये जो आपको रे दिख रहा है ना, ये रे दिख रहा है ना, तो बिल्कुल इसके कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,2√3, ये एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई कर जाएगा, मतलब यहाँ पे 2,2√3 चलाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने कैसे निकाला, आई सर। चलो ठीक है। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो कह सकते हो कि तुम लोग ये एंगल कितना होगा टोटल, ये कितना होगा एंगल, 60 होगा। देखो Yes, sir. 120 था ना, ये 120 था पूरा का पूरा, Yes. तो ये 120 था, तो ये कितना बना, और ये 60 हुआ, तो ये कितना बना, 60 बना। ओके, अब देखो ये 60, तो ये भी कितना, 60 डिग्री। ये किस तरह का ट्रायंगल क्रिएट हुआ, कैन यू टेल मी। इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये मान लो O है और ये पॉइंट A है, तो OA का लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप लेंथ निकालोगे, तो देखो 2a² प्लस 2√3 का होल स्क्वायर हो गया, तो 2a² कितना होता है 4, और ये 2a², 4 4 12, 12 प्लस 4 कितना आ गया 16, यहाँ पे क्या चलाया 4, तो OA का लेंथ क्या आ गया 4, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ 4 चला आया। तो एरिया कितना होता है, टेल मी, साइड स्क्वायर √3। अच्छा, एरिया तो √3/4 का होल स्क्वायर होता है ना। यस एरिया सर। का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। सो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर कर दोगे, तो आंसर क्या आ गया 4√3 चला आया। Yes. देखो Yes, sir. क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तुम लोग चाहोगे तो दूसरा तरीका से करके दिखला सकता। बोलो क्या कर, ये सबको समझ में आ गया, मतलब आ गया। ग्राफिकल sir. आपके थोड़े ग्राफिकल स्किल्स होने चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हो। और कल मैं पढ़ा भी चुका हूं इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, डाउट्स। Yes, sir. महक, सक्षम, पार्थ, हाँ बोलो। यस सर आगे। सर वो जो आपने कोऑर्डिनेट लाइन पर चेक किया था, उसकी जरूरत क्या थी चेक करने की। उसकी जरूरत ये पड़ी कि हमें ये देखना था कि हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ऐसा भी तो हो सकता था, देखो ये रे ऐसे गया, ये रे ऐसे गया, ऐसा भी तो हो सकता था कि रे यहाँ से स्टार्ट हो जाती। हो सकता था ना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2,2√3, तब ये देखना था कि क्या ये पॉइंट वाकई में इस पहले वाले रे पे लाई करता है, ये देखना, चेक करना था। मान लो मैंने एक वहीं पे ड्रॉ किया, तो क्या फर्क पड़ता था, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता था ना। और मेरे को पता है कि किसी न किसी को हुआ था ये कंफ्यूजन कि सर आपने इस ए को इस लाइन पे क्यों लिया, ऐसा कंफ्यूजन किसी को हुआ था, सच बताना, हुआ होगा जरूर। सर मुझे हुआ था। सर मुझे पता ही नहीं चल रहा था करना है क्या इस वाले में। क्या सर ये जो था सर दूसरा वाला टर्म समझ नहीं आ रहा था। दूसरा वाला टर्म,
नहीं मतलब सर जो आखिरी था ना सर, आर्गुमेंट ऑफ z -2 -2√3। ये नहीं समझ आया। नहीं सर अभी आ गया था, जब समझाया था, पहले नहीं आया था। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए जो होता है ना, इसको तुम लोग इतना टेंशन, मैं तो कल पढ़ाया था हालांकि, फिर भी कोई मिस कर गया। देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, सोचो थीटा होता है। ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड यही होता है ना, ऐसे करते हैं थीटा। तो जेड मतलब जो होता है ना, जेड इस लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है ओरिजिन को छोड़ के। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 0 कर सकते हो। जेड है ना, तो जेड माइनस 0 कर दिया। अब 0 क्या होगा, ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो जेड माइनस 0 आया। तो यदि हम आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए कर दें तो अब किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, सोचो। ओरिजिन से A स्टार्ट से। हो रहा है तो जेड माइनस 0, Yes. तो ए से स्टार्ट होगा। तो अब ये a,0 से स्टार्ट होगा। मतलब सिमिलैरिटी है बस, इससे वजह शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ रूट ऑफ ए बी, इफ रूट ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, a less than 0, a less than 0, then argument of b plus ia is equal to what? ये पूछा हुआ है कि root of ab equal to root of a into root of b, a less than 0, then argument of b plus ia is equal to what? यही क्वेश्चन है। तो करते हैं इसका आंसर। देखो बताया था ना कि ये हम कब कर सकते हैं, मान लो हमारे पास रूट ऑफ ए इंटू At least one जब एक positive. पॉजिटिव हो एक नेगेटिव At least one is positive. एटलीस्ट वन पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर ए नेगेटिव लिखा जा चुका है। देखो ऑलरेडी यहाँ पर ए नेगेटिव लिखा जा चुका है और ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है ये। तो इससे तुम क्या कंक्लूजन कर सकते हो, बी के बारे में क्या कह सकते हो, बताओ। सर बी पॉजिटिव होगा। तो ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा कि ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, टेल मी। ये बी प्लस आई ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो बी है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट बी है जो कि पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट ए जो कि नेगेटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब हमें जो क्वाड्रेंट निकालना होगा, किस क्वाड्रेंट निकालना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बताओ। आर्गुमेंट ऑफ बी प्लस आई ए क्या, माइनस लगा देते हैं थीटा पे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन, मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, a अपॉन b कर देंगे। ये सबको समझ में आ गया बात। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा यदि आप लोगों ने अच्छे से इसको सीखा है तो। आर्गुमेंट ऑफ कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या मतलब, अच्छे हैं सब। इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए है। इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए, एंड यहाँ पे ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट माइनस जेड वन equal to pi by 2, equal to pi by 2, then find z naught, then find z naught। ये क्वेश्चन कोई ट्राई किया, you tried this question, anybody? किया था पर हुआ। रुआन ही था। चलो इसको आसानी से कर लेता हूँ मैं। तो एम्पलीट्यूड में वो अपॉन में, डिनोमिनेटर में z0 माइनस z1। यस अपॉन में। ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। देखो कल हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा था, क्या ट्राई कर दो। बताया था कि किसी Yes, sir. नंबर को मॉडुलस ऑफ जेड इंटू ई के पावर आई थीटा लिखा जा सकता है, पढ़ाया था ऐसा कुछ, यस और नो? यस यस सर। था। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन्होंने मिस कर दिया है, हालांकि मैं क्लास लूंगा एक और पोलर फॉर्म का, वो जाके कल के लाइव क्लास पे वॉच कर लें। पोलर फॉर्म वाले पे जाए, आई थिंक कि वो शायद 20 मिनट के बाद आएगा, 20 मिनट्स के बाद आएगा। तो जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड ई के पावर आई थीटा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड नॉट माइनस जेड। तो मान लेता हूँ कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू माइनस जेड नॉट अपॉन जेड टू माइनस जेड नॉट अपॉन
जेड नॉट माइनस जेड वन, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह एक पूरा का पूरा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट अपॉन जेड नॉट माइनस जेड वन ई के पावर आई थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा। थीटा क्या होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जा चुका है। देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या दे रखा है, पाई बाई 2 है। एवरीबॉडी प्लीज टेल, इस पूरे कॉम्प्लेक्स Sir. नंबर का आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाई दैट z2 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड नॉट माइनस जेड वन। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से आप ऐसे पढ़े हो ना कि मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ, बोल सकते हैं। इसको अलग अलग कर दो। सो मॉडुलस ऑफ z2 माइनस जेड नॉट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड नॉट माइनस जेड वन ई के पावर आई पाई बाई 2। कल मैंने बताया था कि ई के पावर आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट एवरीबॉडी। यस सर। तो Yes, यहाँ sir. पर अच्छा एक बात और, मॉडुलस ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट, मॉडुलस ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट क्या बन जाएगा, देखो ए बन जाएगा। नीचे में फिर से देखो मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट, ये भी क्या बन गया, ए बन गया। और यहाँ पर इसको आप लिख दो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, ये ए से ए कटा, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, ये क्या बन गया आई बन गया। तो यहां से कंक्लूजन ये मिलता है कि z2 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड नॉट माइनस जेड वन कितना चलाएगा, आई चलाएगा। अब बस ज्यादा काम नहीं बच गया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कितना टाइम बचा है हमारे पास अभी, 1 मिनट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो z2 माइनस जेड नॉट, ये हो गया आई जेड नॉट माइनस आई जेड वन। यहां से हम लिख सकते हैं z2 प्लस आई जेड वन इक्वल टू जेड नॉट प्लस आई जेड नॉट। यहां से क्या करो, जेड नॉट कॉमन ले लो, तो जेड नॉट कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस आई, ये हो गया z2 प्लस आई जेड वन। डिवाइड कर दो तो जेड नॉट इक्वल टू क्या हो गया, z2 प्लस आई जेड वन अपॉन 1 प्लस आई, यही आ गया जेड नॉट की वैल्यू। दैट्स इट, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, समझ में आया सबको। यस सर सर। cos Yes, थीटा और sin थीटा इंट्रोड्यूस करने के बाद से समझ गया, cos थीटा और sin थीटा के बाद से समझ गया। अच्छा रुको समझो, देखो यहाँ पर समझने में क्या है, e के पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या है, e के पावर आई थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, e के पावर आई थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो वही था कि आपके पास ये z2 माइनस जेड नॉट अपॉन ये जेड नॉट माइनस जेड वन लिखा था, और यहाँ पर e के पावर क्या लिखा था, आई पाई बाई 2। तो आपने क्या कर दिया, इसको cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया। cos पाई बाई 2 क्या बन गया, 0 बन गया, साइन पाई बाई 2 1 बन गया। तो यहाँ पर क्या चला है, आई चला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो z2 माइनस जेड नॉट इक्वल टू आई इंटू जेड नॉट माइनस आई इंटू जेड वन। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना z2 प्लस आई जेड वन, इसको इधर ले जाओ तो ये जेड नॉट प्लस आई जेड नॉट चला आया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, z2 प्लस आई जेड वन इक्वल टू जेड नॉट कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस क्या चलाएगा, आई चलाएगा। यहां से आप जेड नॉट के प्लेस में क्या लिख सकते हो, z2 प्लस आई जेड वन अपॉन 1 प्लस आई लिख सकते हो। क्या इशू है बताओ, इसमें अब क्या नहीं समझ में आया तुमको। आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा हार्ड चीज है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बस यही तो इंट्रोड्यूस किया मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर, e के पावर आई। हाँ सर बस वही समझ नहीं आया था, अब समझ गए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ z इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस आई टू द पावर 70 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर 50 ऐसा हो, then find amplitude of z। ये तो amplitude of z बोल रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देख लो, एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रूट ऑफ 3 प्लस आई, रूट ऑफ 3 प्लस आई टू द पावर 17
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर 50। इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो एम्पलीट्यूड रूट ऑफ 3 प्लस आई टू द पावर 17 माइनस एम्पलीट्यूड 1 माइनस आई टू द पावर 50। ये सबको समझ में आई बात एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एम्पलीट्यूड यस सर 17 है, इसको कैसे निकालेंगे? बताया था ना कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ रूट ऑफ 3 प्लस आई, और यहाँ पर माइनस 50 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आई चला है। इसको हम कैसे लिखेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू, अब बताओ रूट 3 प्लस आई कौन सा क्वाड्रेंट है? ये रूट First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो y tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 बनेगा। ये 17 इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 माइनस 50 इंटू ये कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. यहाँ पे देख सकते हो कि x जो है पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में? माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस थीटा और लगा देते हैं। सो 17 इंटू tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 कितना होता है? ये पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 50 इंटू ये पाई बाई 4 चलाएगा। सो यहां से एलसीएम निकाल लेंगे, 17 पाई बाई 6 हुआ, प्लस इसको 2 से कैंसिल करा दो, 2 पाई बाई ये हो गया आपका 2, राइट? एलसीएम ले लो तो एलसीएम 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आई थिंक 6 ही रहेगा। तो 17 पाई प्लस 25 3 जा 75 पाई, कितना चला है ये? 75 प्लस 17 कितना आ रहा है टोटल? 92 ना? 92 pi by 6. 92 से 92 पाई बाई 6 कैंसिल हो रहा है क्या 2 से? Yes, sir. 46 पाई बाय 3 बट ये देखो ये तो बाहर हो गया ना रेंज से, हमें Yes, sir, बहुत ज्यादा होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना होता है तो क्या करें बताओ, इसमें कैसे 15 एडजस्टमेंट? pi plus 5 by 3. 46 पाई, तो 46 पाई को मैं कैसे लिखूं? क्या मैं इसको 15 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ क्या? चेक इट। यस सर Yes, sir. देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। तो 15 पाई, देखो ये 16 पाई तो ये तो हो गया। 15 पाई मतलब कितना, कौन सा? अच्छा एक काम करो ना, 15 पाई की चिंता छोड़ो, थर्ड में इसको थर्ड सर इसको तुम एक मिनट, So 14 pi plus पाई 5 एक लिखेंगे. मिनट 16 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 कर सकते हैं, चेक इट। यस सर Yes, sir, कर सकते हैं. 16 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो 16 पाई मतलब ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, है ना? बताया था ना कि 4 के मल्टीपल से रहा, यदि 4 के मल्टीपल का रहा तो हम वापस वहीं पे चले आएंगे जहां से स्टार्ट किए थे। तो 16 पाई रहा माइनस 2 पाई बाई 3, मतलब इतना एंगल को माइनस किया गया है। कितना मैग्नीट्यूड क्या है एंगल का? जितना एंगल को माइनस किया गया उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाय इसका मतलब कह सकते हो, लगता है सबको नहीं समझ में आई बात। आ गया सर. इधर आ गया। ये आगे से मतलब ये जो एंगल है 16 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 16 पाई हो गया, राइट? ये 4 के मल्टीपल में होता है तो क्या बताया था कि 4 के मल्टीपल में हुआ तो जहां से तुम चले थे ठीक वहीं पहुंच जाओगे। ये आपका हो गया 16 पाई। अब कर रहा है कि 16 पाई माइनस 2 पाई बाई, तो 2 पाई बाई 3 माइनस करो इसमें से, मतलब कुछ पोर्शन यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये पोर्शन ठीक माइनस हो गया। ओके, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंगल कहाँ फाइंड फॉलो किया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे Yes, लिखते हैं? मतलब कहने का क्या है कि जो एंगल ये बनाना, ये वाला एंगल, यही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज व्हाट? माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3। देखो ये एंगल का मैग्नीट्यूड क्या? 2 पाई बाई 3 है ना? ओके, लेकिन ये थर्ड यस क्वाड्रेंट, सर तो मेजरमेंट कैसे होगा? बताया था कि यदि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो आप ऐसे मेजर करते हो तो वैल्यू जो होगा पाई को एक्सीड कर जाएगा। यदि आप इस तरह से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि हमें जो एंगल निकालना होता है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई में निकालना होता है। तो यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेजर किया तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो पाई क्रॉस कर जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस एंगल का जो मैग्नीट्यूड आया 2 पाई बाई 3 आया, लेकिन रोटेशन आप क्या ले रहे हो? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना, तो एंगल क्या बताओगे आप? माइनस बताओगे, नेगेटिव में। तो इसलिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या लिखा जाएगा? -2π/3 लिखा जाएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है ये? मतलब ट्रिग्नोमेट्री है सर ये भी। हाँ, आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना ट्रिग्नोमेट्री ही है। ओके, यस सर। अभी कितने क्वेश्चन बच गए? 7th क्वेश्चन, नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन का भी हमने कल पढ़ाया था, यदि आप लोगों ने कल लाइव क्लास अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा, और उसको यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी याद कराता हूँ। देखो क्या मैंने ये बताया था आप लोगों को कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2, ये पढ़ाया था मैंने, बताया था। हाँ, पढ़ाया था। और कल Yes, मैंने sir. प्रूव किया था कि इस वाले पार्ट को आप, याद है किसी को, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 यस सर, ये याद है सर। cos थीटा। माइनस थीटा 2 लिख सकते हो। हाँ सर, ऐसे थीटा 1 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 होता है, एंड थीटा 2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z2। Z2 होता है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस, ऐसे कर लो, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2, और इसके प्लेस पे रिप्लेस कर देना है 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर देना है। 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर देना है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? अब मैं क्या करता हूं, इसको यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। हालांकि जो दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, 7th का पहला पार्ट क्या है? 7th का पहला पार्ट यही है ना कि इफ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, then prove that argument of Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। इसको ज्योमेट्री से भी बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन तुम लोगों को ज्योमेट्री पता है नहीं, इसीलिए मैं भी ज्योमेट्री से करा नहीं रहा। ठीक है, बट फिर भी जितना तुम लोग पढ़े हो उतने से करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करो, स्क्वायरिंग करो। यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या बनता है? ये मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो ये फॉर्मूला, मतलब इसके प्लेस में क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्यों मैं कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मुझे आर्गुमेंट चाहिए, मुझे आर्गुमेंट में रिलेशन प्रूव करना है, इसलिए मैं आर्गुमेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करूंगा। इधर सिंपली क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देखो ये कटा और ये कट गया। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो कि अच्छा ये पार्ट और ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा आपके पास cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी। यस सर। हाँ सर। अब बताओ, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू पाई, तो क्या लिख सकते हैं, cos 0 लिख सकते हैं इसको, cos 0 डिग्री। This implies that Yes, sir. theta 1 minus theta 2 equal to 0. So this implies that theta 1 equal to theta 2. अब यहाँ तुम सोच रहे हो कि मैंने cos 0 ही क्यों लिख दिया, 2 पाई क्यों नहीं लिखा, 4 पाई क्यों नहीं लिखा? तो मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखूंगा। मैं यहाँ पर हमेशा क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और मैंने पढ़ाया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहाँ से कहाँ लाई करता है, बताया था, कुछ बताया था ना? Yes, sir. सॉरी हमें देखना होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई में देखना होता है। यस सर। तो 0 जो है आपका इस इंटरवल में आ जाएगा, जबकि 2 पाई नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे 0 को लेंगे। तो थीटा 1 इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, थीटा 2। हम ये कह सकते हैं ना कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्रूव हो गया। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो फास्ट। नो कंफ्यूजन। No, sir. अब इसका दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो क्या है देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है,
कह रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ Z1, if modulus of Z1 plus Z2 equal to modulus of Z1 minus modulus of Z2, then prove that, ये प्रूव करना है, then prove that argument of Z1 minus argument of Z2 equal to pi, हमें ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, इधर स्क्वायरिंग किया तो फिर यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ये मतलब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ऐसे यही कर रहा हूँ ना, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? समझ में बात सबको? देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सर इस बार cos थीटा क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल लिखेंगे, छूट गया होगा, cos θ1 माइनस θ2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, सो cos ऑफ θ1 माइनस θ2 क्या बना, ये -1, और -1 को क्या cos ऑफ पाई लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। yes sir, लिख cos सकते हैं। कैंसिल करा दो, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई। अब इन दोनों क्वेश्चंस को ज्योमेट्री से भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी ज्योमेट्री आप लोगों को पता है नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पता है नहीं, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। तो आप लोग अभी इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है ना? क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है लिखा हुआ है कि π/2 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 3π/2, π/2 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 3π/2, then find the modulus and argument of, then find the modulus and argument of, modulus and argument of 1 plus cos 2 alpha plus I sin 2 alpha, π/2 less than alpha less than 3π/2, then find the modulus and argument of this. Okay, let's try it. देखो यूलर फॉर्म में हमने क्या लिखा था, z इक्वल टू क्या लिखा था, मॉडुलस ऑफ z e के पावर i थीटा। सो z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z e के पावर i थीटा क्या बना, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो एक बात देखो, यूलर फॉर्म मतलब ये पोलर फॉर्म इंट्रोड्यूस करने के बाद यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे करके लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा करके लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर आने वाला जो फैक्टर होता है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आने वाला फैक्टर, ये दोनों सेम होंगे, ये आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ये समझ में आई बात? यस यस। आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख देते हो, मॉडुलस ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो इधर ब्रैकेट के बाहर जो है ये मॉडुलस रिप्रेजेंट करेगा, और cos और sin में जो एंगल है वो आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करेगा। कोशिश करते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो z इक्वल टू क्या मान लिया हमने, ये 1 प्लस cos 2 अल्फा, ओके, प्लस i इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा। 1 प्लस cos 2 क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, और i साइन 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा लिख सकते हैं। कॉमन क्या मिला चेक करो तो 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा, तो ये cos अल्फा प्लस i साइन अल्फा बना। अब देखो, लेकिन यहाँ पर हम अभी जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। तुमने पूछा क्यों जल्दीबाजी अभी क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण है अल्फा का कुछ एंगल दे रखा है, चेक करो तो π/2 से 3π/2, यहाँ पे लिखा हुआ है कि π/2 लेस देन अल्फा लेस देन 3π/2, तो ये अल्फा कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या लेंगे, ये पाई माइनस अल्फा ले लेते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करना है। कौन सा आर्गुमेंट यूज करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करना है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, बात सबको समझ में आ रही है। सो ये एंगल अल्फा है तो पाई माइनस अल्फा, लेकिन पाई माइनस अल्फा रोटेशन चेंज हो गया ना, यहाँ पर रोटेशन चेंज हो गया, तो एक्चुअली में देखा जाए तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा मीन्स अल्फा माइनस पाई यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम दो एंगल यूज करेंगे, या तो पाई माइनस अल्फा यूज करेंगे यदि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया तब, लेकिन चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है तो पाई माइनस अल्फा मतलब साइन के साथ, ये क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, पाई माइनस अल्फा क्या हुआ, एंगल का मैग्नीट्यूड। हमें इसको साइन के साथ लिखना है क्योंकि हमने थर्ड क्वाड्रेंट लिया और रोटेशन चेंज हो गया क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा मतलब माइनस ऑफ थीटा, ऐसा करना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मैं पाई माइनस अल्फा यूज करूं या अल्फा माइनस पाई यूज करूं, क्या यूज कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई। अब देखो जेड इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। क्या इसको ऐसा कुछ 2 cos अल्फा, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। क्या मैं cos अल्फा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेक करो तो, पाई माइनस अल्फा और यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत। देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेम आ जाएगा ना, cos पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो यदि मैंने यहाँ पर पाई माइनस अल्फा यूज किया तो हमें यहाँ पर भी पाई माइनस अल्फा ही यूज करना चाहिए। अब बताओ तुम लोग, यदि मैंने साइन पाई माइनस थीटा लिखा तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। बात समझ आ रही है, एवरीबॉडी टेल मी। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, मतलब चेंजिंग तो कुछ नहीं हुआ, चेंजिंग कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। cos पाई माइनस अल्फा माइनस cos अल्फा देगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बिल्कुल cos अल्फा मिल जाएगा। साइन पाई माइनस अल्फा ये साइन थीटा देगा, मतलब साइन अल्फा ही देगा, आपको साइन मिल जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तुम पूछा क्यों, क्योंकि यदि मैंने ऐसे लिखा तो मैं आर्गुमेंट डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअल में आर्गुमेंट है क्या। हो रहा है कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा, मैंने पूरी बात बताई नहीं है, मैंने पूरी बात बताई नहीं है। चलो एक केस ये बनाना, ठीक है, चलो एक केस ये बना, ये पहला केस होगा, इसको ऐसे केस लिखो। एक पॉसिबिलिटी ये है, पहले केस लिख लेते हैं, पता चल जाएगा किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे। फिर मैंने क्या केस को ऐसे लिखा, 2 cos अल्फा, बताया ना कि दो पॉसिबिलिटी है, एक तो या तो मैं पाई माइनस अल्फा लिखूं या फिर अल्फा माइनस पाई लिखूं। यहाँ पर मैं क्या करता हूं, अब cos अल्फा माइनस पाई प्लस आई साइन अल्फा माइनस पाई लिखता हूं। देखते हैं क्या कुछ माइनस कहाँ आ गया सर, ये आ गया माइनस, क्या आ गया ये cos अल्फा। एक बात तुम्हें पता है ना कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये तो cos थीटा ही होता है, राइट। यस सर। यदि मैंने cos ऑफ अल्फा माइनस पाई लिखा तो इसको मैं cos ऑफ माइनस पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। यस सर। cos ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये तो cos ऑफ थीटा बनेगा। अब फिर से cos पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये माइनस cos अल्फा, माइनस cos अल्फा। मतलब यदि तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर वैल्यू तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये माइनस cos अल्फा तो बन रहा था, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जा रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, cos अल्फा ही चाहिए हमको। यहाँ पे ये माइनस cos अल्फा बन जा रहा है, फर्क पड़ रहा है, तो क्या करूं मैं, क्या माइनस लगा दूं पहले से, लगा दो सर, कोई फर्क पड़ेगा। आप देखो इसको तुमने किया, ये किया, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, cos अल्फा आ गया, ये माइनस cos अल्फा आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस पाई है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो साइन माइनस कॉमन ले लो तो ये पाई माइनस अल्फा,
अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। मतलब यदि मैंने यहां पर कोई चेंजिंग नहीं की, यदि मैंने यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं की, तो साइन अल्फा माइनस पाई जो होगा ये माइनस साइन पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। तो हमने क्या देखा कि यदि यहां पर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की तो साइन अल्फा माइनस पाई जो होगा ये माइनस साइन अल्फा बन जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो क्या करना चाहिए मेरे को यहाँ पे? आइडिया बताओ। माइनस ले लेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि माइनस को हटा ये प्लस को हटा देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये क्या बन रहा है? माइनस ऑफ साइन अल्फा। ये सबको समझ में आया कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ? एंगल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो मेन इसका फॉर्म है ये चेंजिंग ना हो, कॉस अल्फा ही आए और आई साइन अल्फा ही आए। तो दो तरीके से किया हमने। क्या देखा कि अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा, तो मैंने क्या किया? अल्फा को पाई माइनस अल्फा में कन्वर्ट किया। हमने क्या देखा कि ठीक है कॉस पाई माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा ये कॉस थीटा ही होगा, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चूंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, तो एंगल क्या बना यहाँ पर? प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई अल्फा माइनस पाई बना। तो मैंने फिर क्या किया कि अब की बार अल्फा को प्रिंसिपल आर्गुमेंट अल्फा माइनस पाई से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे देखो कि कॉस अल्फा माइनस पाई ये माइनस कॉस अल्फा बन रहा है, दिखला भी कैसे बन रहा है। यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करता तो फिर ये कॉस क्या रह जाता? माइनस में ही रह जाता, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि मल्टीप्लाई होकर प्लस बने। इधर देखो साइन ऑफ अल्फा माइनस पाई ये माइनस साइन अल्फा बनता, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर प्लस रखना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। इसका मतलब कि केस 2 का जो एक्चुअल फॉर्म है, केस 2 का जो एक्चुअल फॉर्म है कुछ ऐसा है। इन दोनों से एक बार और लिख लो पहले, 2 cos अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस पाई माइनस ऑफ आई साइन अल्फा माइनस पाई। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस ऑफ 2 cos अल्फा कॉस अल्फा माइनस पाई प्लस आई साइन अल्फा माइनस पाई। अब बताओ हम किस वाले केस को एक्सेप्ट करेंगे? पहले वाले सेकंड वाले को कि दूसरे वाले केस को? ऐसा क्यों? सेकंड वाले को क्यों? दूसरे को। सर वो थोड़ा सा मतलब ये पोलर फॉर्म ज्यादा अच्छे से कर रहा है सर। हाँ पोलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म में क्या होता है? देखो पोलर फॉर्म में क्या होता है? जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस मतलब दोनों का कॉस और साइन दोनों में साइन भी यहाँ पर सेम होना चाहिए, पॉजिटिव यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ, राइट एवरीबॉडी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट माइनस बन जा रहा है, ये वाला पार्ट प्लस बन जा रहा है। ये पोलर फॉर्म में बना ही नहीं, ये पोलर फॉर्म में बना ही नहीं। गॉट द पॉइंट? पोलर फॉर्म में कॉस थीटा और साइन थीटा मतलब कॉस के पीछे में जो साइन होगा वही साइन साइन के पीछे में होना चाहिए, जबकि ये पोलर फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब ये ही कॉम्प्लेक्स नंबर को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट द पॉइंट? तो यहां से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ जेड क्या आया? मॉडुलस ऑफ जेड क्या लिखोगे? ये मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 cos अल्फा लिखोगे, और आर्गुमेंट ऑफ जेड आप क्या लिखोगे? अल्फा माइनस पाई लिखोगे, ना कि पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ पर आपको एक दुविधा हो सकती है कि आपने ये सोचा कि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है। तो देखो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? या तो सेकंड में या थर्ड में है। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? या तो सेकंड में या थर्ड में। तो क्या दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस्ट निगेटिव होता है? यस सर। तो कॉस्ट निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। यस सर। नहीं समझ में आया बात? अब यहाँ बताओ कि किसको किसको क्या कंफ्यूजन है, दूर करता हूँ मैं कंफ्यूजन। सर हाँ बोलो बेटा। पोलर फॉर्म में अगर कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो तो भी चलेगा? पोलर फॉर्म में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो तब भी वो सही है पोलर फॉर्म? तो दोनों नेगेटिव, आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। देखो ये जेड है, आपने क्या लिखा? माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल को एडजस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि एंगल को एडजस्ट करना पड़ेगा ना आपको। देखो cos 2 पाई बाई 3
प्लस आई साइन 2π/3, ये भी तो पोलर फॉर्म ही है। बट कहने का मतलब कि जो आपने एंगल यहाँ पर लिखा ना, एक बार आपने एंगल लिख दिया तो कॉस का साइन और साइन के पीछे आने वाला साइन ये हमेशा सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है? यस सर। जेड इक्वल टू आपने क्या लिखा, cos π/3 माइनस आई साइन π/3, ठीक है। ये पोलर फॉर्म नहीं है। आपने पूछा क्यों नहीं है, ये पोलर फॉर्म है ही नहीं। इसका रीजन क्या है कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ना किसी एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा ना। आप इसको ऐसे ना करके ऐसे कर, देखिए ये cos π/3, ये माइनस, इसको आप ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ माइनस π/3, ठीक है। मतलब बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद एंगल पुट करेंगे, और एंगल पुट करने के बाद वो अपने आप पॉजिटिव निगेटिव ले लेगा। जैसे अब देखो ऐसे लिखा मैंने, तो ऐसे लिखने क्या पता चल रहा है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है, एंगल π/3 है। एक मिनट वेट कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस ऑफ आप माइनस π/3 लिख सकते हो प्लस आई साइन ऑफ माइनस π/3। तो आपने ऐसे लिख दिया तो क्या पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एंगल क्या बन रहा है, माइनस π/3। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि ये पोलर फॉर्म नहीं है, लेकिन ये आया कहां से, एक्चुअल में यहां से आया है कि पहले आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था, एंगल क्या बन रहा था, माइनस π/3। तो आपने क्या पुट किया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और बाद में सिंप्लीफाई करोगे तो अपना पॉजिटिव निगेटिव ले लेगा वैल्यूज, ओके। बट ये तब होगा ना जब आपका एंगल पता हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में है। छोड़ो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको, क्या पूछना चाहते हो? वो क्वेश्चन आ गया सर। कॉस और साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आने वाला आर्गुमेंट, कॉस के एंगल में आने वाला एंगल और साइन के एंगल में आने वाला एंगल दोनों सेम होना चाहिए। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? मतलब ऐसा आप नहीं लिख सकते हो कि एक को आपने π/3 कर दिया और एक को आपने π/4 कर दिया, तो ये पोलर फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो कॉस में थीटा आएगा वही साइन में थीटा आएगा। एंगल पुट करने पे वो अपने आप एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है। गॉट द पॉइंट? लेकिन हाँ एक बात और, मैंने यहाँ पर एक्चुअली में क्या बताना चाहता था, सपोज करो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है cos π/3 माइनस आई साइन π/3। यहाँ पूछा गया कि बताओ इसका आर्गुमेंट क्या है, तो क्या बताओगे, बोलो? निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, आपने यहाँ माइनस π/3 पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट निकालने के लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब cos और साइन दोनों का, cos और साइन थीटा दोनों का साइन को पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो, cos ऑफ माइनस π/3 प्लस आई साइन ऑफ माइनस π/3। अब देखो दोनों cos और साइन दोनों का साइन यस सर। अब एंगल में जो आया क्या आया, माइनस π/3, तो आर्गुमेंट इसका माइनस π/3 कहा जाएगा। तो यही चीज मैंने कहा कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में, पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि कॉस्ट निगेटिव हो जा रहा था, जबकि साइन के पीछे जो साइन लग रहा था पॉजिटिव हो रहा था, साइन उल्टा हो रहा था। तो इसलिए ये आर्गुमेंट नहीं कहा जा सकता है कि आर्गुमेंट है। लेकिन सेकंड वाले में केस में क्या हुआ कि कॉस और साइन दोनों का अलजेब्रिक साइन सेम हो गया। कॉस के आगे साइन क्या है, प्लस है, और साइन के आगे साइन क्या है, प्लस है, दोनों का साइन सेम है। तो अब जो ये एंगल है ये आर्गुमेंट कहलाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? जैसे Yes, sir. मैंने बोला कि cos ऑफ माइनस cos π/3 माइनस cos π/3 प्लस आई साइन π/3, क्या ये पोलर फॉर्म में है? बस पोलर फॉर्म में तो होगा, लेकिन इसका आर्गुमेंट क्या होगा? है तो पोलर फॉर्म में ही, लेकिन इसका आर्गुमेंट तो क्या आप बोलोगे, π/3 बोल दोगे इसका आर्गुमेंट? नहीं सर, माइनस π/3। नहीं, माइनस π/3 नहीं, माइनस पाई। गलत गलत गलत, सबका गलत है। cos के आगे माइनस लगा है ना, माइनस किसके आगे लगा है? तो क्या cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं सर, साइन को चेंज कर लेंगे सर, उसके बाद अंदर का माइनस π/3 करके माइनस कॉमन ले लेंगे। तो cos के आगे नेगेटिव लगा है तो इसका ऐसे लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? टेल मी, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना।
हाँ, अब देखो कॉस क्या गया अलजेब्रिक साइन और साइन क्या गया अलजेब्रिक साइन, दोनों सेम हो गया, तो ये वाला एंगल आपका अब आर्गुमेंट कहलाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बना, पाई माइनस पाई बाई 3, क्या बन गया ये 2 पाई बाई 3 बना। सर हम कॉमन लेके क्यों नहीं कर सकते? इस चीज कॉमन ले लें, सर -1 को कॉमन ले लेंगे सर। माइनस कॉमन लो तो गलती हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या है, देखो आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका cos पाई बाई 3, फिर आपने क्या कहा ये ऐसे कर दिया, राइट, यस सर। ये हो गया माइनस, फिर आपने क्या कहा ये cos पाई बाई 3, फिर आपने इसको क्या किया ऐसे कर दिया, राइट, जी सर। और यहाँ भी आपने माइनस कर दिया, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ माइनस क्या हाँ होता है। सर। इसका मतलब कि आपने ऐसे लिखा मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिखा, लिखा मॉडुलस सर। ऑफ जेड क्या मिलेगा -1, क्या ये पॉसिबल है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं, अच्छा ठीक है ये सर। बहुत representative स्क्वायर रूट। अब आपने ये सोचा होगा कि ठीक है, यदि ये गलत है तो फिर ये कैसे ही हो गया, ये कॉस तो नेगेटिव भी cos अल्फा हो नेगेटिव जाएगा, आ रहा है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर अल्फा Negative को हो रहा है। देखो, क्योंकि अल्फा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 5/2 और से 3 थर्ड में है, तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं, नेगेटिव होगा। क्योंकि अल्फा खुद ही निगेटिव हो जाए, cos अल्फा निगेटिव 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 पॉजिटिव, दैट्स इट। अभी क्या कंफ्यूजन है, ये आप लोगों का अब ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो होमवर्क रहा, इसको आप लोग करें और 12 बजे से पहले भेजें। कर पाओगे होमवर्क? सब लोग बिजी है स्कूल वगैरह में। कर लेंगे सर। एंड करें क्लास को यहीं पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक रेस्ट नाउ।